गुड मॉर्निंग गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल डी कोड स्टडी पर हार्दिक स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के शानदार सेशन को। आज है, जैसा कि आप जानते हैं, 28 जून, और आज के हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्विज। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है। इंग्लिश में देख लेते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द 18th लोकसभा। ऑप्शन ए है जेपी नड्डा, ऑप्शन बी है के एन सुरेश, ऑप्शन सी है राहुल गांधी, ऑप्शन डी है ओम बिरला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। क्या है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। जेपी नड्डा, जैसा कि हमने बताया था कि ये राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं। ये राज्यसभा सदन के नेता बने हैं। एक बार रिवाइज हो जाएगा, आप लोग पढ़ लेना। के एन सुरेश को जो है विपक्षी पार्टी ने अपना लोकसभा अध्यक्ष चुनाव के लिए खड़ा किया था, तो ये ओम बिरला के अगेंस्ट खड़े थे। और राहुल गांधी जो है विपक्ष के नेता हैं लोकसभा में, विपक्ष के नेता बने हैं ये लोकसभा में, जो कि 10 साल बाद जो है कोई विपक्ष का नेता मिला है लोकसभा में। ठीक है, तो पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हुआ हो। इसके पहले भी 2 बार जो है लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव हो चुका है। सबसे पहले हुआ था 1952 में, और दूसरी बार हुआ था 1976 में, और इस बार हुआ है 2024 में। तो एक होता है कि मत डाल के वोटिंग करना, और दूसरा होता है ध्वनि मत से करना। तो जो इस बार जो है ये चुनाव हुआ है, ये ध्वनि मत के द्वारा हुआ है। यानी कि ध्वनि मत का मतलब ये होता है कि संसद में जो है कितने लोग किस की तरफ हैं, ओम बिरला की तरफ थे या के एन सुरेश की तरफ थे, तो वो अपनी अपनी सहमति आवाज देकर व्यक्त करते हैं। तो इस तरीके से जो है उसको ध्वनिमत से चुनाव करना कहते हैं। तो जो ध्वनिमति से चुनाव किया गया उसमें ओम बिरला जो है लगातार दूसरी बार जो है ये लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। इसके पहले जो 17वीं लोकसभा थी, यानी कि 2019 वाली, उसमें भी ये जो है लोकसभा अध्यक्ष बने थे। और इस बार जो है 2024 18वीं लोकसभा अध्यक्ष भी ओम बिरला जी बने हैं। ठीक है, इतना आप लोग याद रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में नाटो के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इंग्लिश में देख लेते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। ऑप्शन ए है एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन बी है हिलेरी क्लिंटन, ऑप्शन सी है मार्क रूट, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। मार्क रूट को जो है ये महासचिव बनाया गया है नाटो का महासचिव बनाया गया है, जो कि क्या थे, ये 14 साल तक डच प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। यानी कि 14 साल तक ये डच प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है, और इन्होंने जो है काफ़ी संवेदनशील मुद्दों पर भी इनका नेतृत्व देखने को मिला है, जिससे कि जो है ये नाटो के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है कि इनको एक अच्छा महासचिव मिला है। क्योंकि अगर किसी रिस्पेक्टेड पोस्ट पे कोई अच्छा व्यक्ति बैठता है तो वो अपने अकॉर्डिंग अच्छा ही काम करता है। अब बात कर लेते हैं नाटो की। नाटो जो है, नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। आप लोग नोट कर लेना, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब नाटो का जो स्थापना हुआ था ये कब हुआ था? ये हुआ था 4 अप्रैल 1949, 4 अप्रैल 1949। इसमें कुल कितने देश हैं? 32 सदस्य देश हैं इसके, 32 सदस्य देश हैं। और इसका जो है मुख्यालय कहाँ है? ये ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स
ब्रुसेल्स, जो कि कहाँ है, बेल्जियम में। बेल्जियम में ये क्या है, मुख्यालय है। तो आपको इसमें दो तीन बातें याद रखनी है कि महासचिव के रूप में मार्क रूट को नियुक्त किया गया है, और नाटो का फुल फॉर्म क्या है। कभी कभी क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछ लेता है किसी, नाटो का फुल फॉर्म क्या है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश कौन सा है। विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन द इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ऑप्शन ए है चिली, ऑप्शन बी है इजराइल, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है पराग्वे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पराग्वे जो है ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला हाल ही में कौन से नंबर का देश बन गया है, 100वें नंबर का देश बन गया है। ये भी आप लोग ध्यान रखिए। अगर अगर मान लो कि यहाँ पर जैसे मैंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश पूछ लिया है, अगर इसी तरीके से एग्जामिनर घुमा दे कि 100वां अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला देश कौन सा है, तो आप लोग घबराना मत, पराग्वे है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ये 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है, जो कि वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग में क्या करेगा, काफी जो है अच्छे कदम उठाने में मदद करेगा। पराग्वे के जो राजदूत हैं ये हैं फ्लेमिंग राउल डूटर्टे, अजीब नाम है थोड़ा सा। बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो बना था ये बना था 2015 में, 2015 में बना था COP21 के दौरान, COP21 के दौरान। और ये किसके किसके सहयोग से बना था, ये भी आप लोग नोट कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भारत और फ्रांस के सहयोग से बना था, भारत एंड फ्रांस के सहयोग से बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है गुरुग्राम हरियाणा में है, गुरुग्राम हरियाणा, यानी कि अपने भारत में ही है इसका मुख्यालय। तो इसमें दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि इसका मुख्यालय भारत में है, भारत में कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। और ये COP21 के दौरान 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य जलवायु का परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वैश्विक जो सौर ऊर्जा है उसमें तेजी लाना है, और उसकी जो क्षमताओं में आने वाली बाधाएं हैं उनको दूर करना है, और वैश्विक स्तर पर जो है सौर ऊर्जा को बढ़ाने का काम करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ आयोजित की गई है। वेयर वॉज द इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल मीटिंग हेल्ड रिसेंटली। ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चाइना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इंडिया, यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक हुई है वो कहाँ हुई है, अपने प्यारे भारत देश में हुई है। अब ये कौन से नंबर की, ये 64वीं बैठक थी। ठीक है, 64th नंबर की ये बैठक थी, और ये इंडिया में कहाँ पर हुई है, ये नई दिल्ली में हुई है। अगर मान लो भारत ना देके नई दिल्ली पूछे कि मान लो ऐसे पूछ ले कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक भारत में कहाँ आयोजित की गई है, तो भारत में नई दिल्ली में आयोजित की गई है। और इसकी इस बार अध्यक्षता भी, वर्तमान अध्यक्ष भी भारत ही है। इसमें 30 से अधिक जो है इसके प्रतिनिधि हैं, 30 से ज़्यादा देश जो है इस संगठन के प्रतिनिधि हैं। और इस तरीके से जो है इसमें ये चर्चा की गई है कि दुनिया भर में जो है दूसरा सबसे बड़ा देश चीनी उत्पादक और उपभोक्ता भारत है, जो कि वैश्विक उत्पादन में 20% खपत और 15% का योगदान देता है। यानी कि सेकेंड नंबर पर जो है उत्पादक कौन है चीनी का, वो है अपना भारत। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान शुरू किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मत भूलिएगा, इसमें स्टार लगा लीजिए। विच मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च द नेशनल स्टॉप डायरिया कैंपेनिंग। ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, ऑप्शन बी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर, ऑप्शन सी है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, और ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली, यानी स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय
जो है इसके द्वारा जो है ये राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान शुरू किया गया है। और जैसे कि आप जानते हैं कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, ये हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा हैं। जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत की है। इसका जो टारगेट रखा गया है वो कहा गया है कि डायरिया से होने वाले बच्चों की जो मृत्यु है उसको क्या करना है, शून्य करना है। क्योंकि 2 महीने तक चलने वाले इस अभियान में 5 से मतलब ये जो अभियान चलेगा ये 2 मंथ चलेगा कंटिन्यू। और इसमें कितने से कितने साल के बच्चों को शामिल किया गया है, तो इसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चे शामिल किए गए हैं। उनको क्या किया जाएगा, उनको ओआरएस पैकेट और जिंक वितरित किया जाएगा। और इसमें जो है राष्ट्रीय जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत अभियान जैसे पहलों ने भी बच्चों में डायरिया से होने वाले मौतों को काफ़ी कम किया है और वो बराबर के भागीदार हैं। ठीक है, तो इसका जो केंद्र बिंदु है इसमें 5 साल से कम बच्चों को है, जिसको जो है जिंक और जो ओआरएस पाउडर है वो जो है बच्चों को वितरित किया जाएगा। 2 महीने जो है ये मिशन चलेगा। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन आजम ए इस्तेहकम किस देश द्वारा शुरू किया गया है। विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन आजम ए इस्तेहकम। ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाकिस्तान। ये जो ऑपरेशन शुरू किया गया आजम ए इस्तेहकाम, ये पाकिस्तान द्वारा शुरू किया गया, पाकिस्तान गवर्नमेंट द्वारा। और इसका मेन उद्देश्य क्या है इस ऑपरेशन का, तो इसका उद्देश्य जो है ये आतंकवाद को रोकना इसका मुख्य उद्देश्य है। आतंकवाद को रोकना मुख्य उद्देश्य है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान खुद ही पनाह देता है आतंकवाद को, तो ये ऐसा ऑपरेशन शुरू कर रहा है जो आतंकवाद को रोकने के लिए। तो जी हाँ, अब ये पाकिस्तान जो है अपनी इमेज सुधारने के लिए ऐसे ऐसे ऑपरेशन शुरू कर रहा है ताकि जो है वर्ल्ड स्तर पर इसकी इमेज में सुधार आए, इसलिए इसने जो है ये ऐसा ऑपरेशन शुरू किया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में भारतीय सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। Who has been recently appointed as the next Deputy Chief of the Indian Army? ऑप्शन ए है मनोज पांडे, ऑप्शन बी है राजा सुब्रमणी, ऑप्शन सी है उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव यानी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने कुछ दिन पहले बताया था कि उपेंद्र द्विवेदी जो है उप प्रमुख बनाए गए हैं भारतीय सेना के, उप प्रमुख बनाए गए हैं भारतीय सेना के। लेकिन जो मनोज पांडे हैं ये भारतीय सेना के प्रमुख हैं, जो कि जून के लास्ट में ये इनका कार्यकाल खत्म हो रहा है। तो उपेंद्र द्विवेदी स्थान लेंगे मनोज पांडे का, तो ये स्थान रिक्त होगा, तो इसका स्थान जो है कौन लेगा, राजा सुब्रमणी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी भारतीय सेना को जो है अगला प्रमुख किसे नियुक्त किया जाएगा, वो नियुक्त किया जाएगा राजा सुब्रमणी को। ठीक है, तो इतना आप लोग याद रखिएगा कि जो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं इनका स्थान जो है सुब्रमणी, राजा सुब्रमणी लेंगे और मनोज पांडे का स्थान उपेंद्र द्विवेदी लेंगे। ओके, तो आज का जो हमारा प्रश्न है वो है हाल ही में वनडे में लगातार शतक बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है। शेफाली वर्मा, मिताली राज, स्मृति मंधाना, इनमें से कोई नहीं। आई होप आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है आंसर कीजिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप में सुधार होगा। सही गलत ये जरूरी नहीं होता है, प्रैक्टिस में आप जितना गलतियां करेंगे उतना सीखने को मिलता है, इसलिए आई होप आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आंसर करेंगे। तो चैनल को आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग का सपोर्ट इसी तरीके से हमारे साथ बना रहेगा और मिलते हैं न्यू एनर्जी न्यू जोश के साथ नए सेशन में। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।